ठीक है। फिलहाल एसए वाला थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर लेते हैं। सभी लोग आ गए हैं ऑलमोस्ट, जितने लोगों को आना है? 5 हो गया तो चलो स्टार्ट ही करते हैं। ठीक है। देखो बेसिकली जब हमें डिस्कस करना है तो एसए के बारे में, एसए का आप लोगों ने कभी सिलेबस यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन होता है उसमें देखा है कभी? यस सर। क्या लिखा हुआ है उसमें, और कितने मार्क्स अभी तक गेन हो रहे हैं, ये कुछ आप लोगों को जानकारी है? एवरेजन? सर 150 प्लस जाता है, 150 प्लस 170। नहीं, एवरेज। नहीं नहीं, ये इतना एवरेज नहीं नहीं है, पता। ये एवरेज नहीं है। सर 100 120 नंबर इतना मैंने देखा है। ठीक है। एवरेज जो मार्क्स है वो 120 से 130 के बीच में रहा है। ठीक है, सबको मिलने वाला। आप जब किसी को बेस्ट नंबर की बात करोगे तो वो 170 से लेकर के 180 तक जाता हुआ दिखा है। ठीक है, इतने मार्क्स लोगों ने ऐसे में गेन किए हैं, मतलब एक बड़ा गैप है। बात समझना, यहां से यहां तक के बीच में एक बड़ा गैप है। और ये जो लोग हैं अमूमन जो है शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं भी, और फाइनल सिलेक्शन भी इनका हुआ है। तो ये चीज गैप क्रिएट करता है। अगर आपका मान लो कि 50 नंबर का ये गैप क्रिएट कर रहा है, सिंपल सी बात है कि ये 50 नंबर आप पे जो है पूरे एग्जाम के बारे में अगर बात करें तो भारी पड़ेंगे। और नंबर यहाँ पे इजीली अगर देखें तो मिल सकता है, अगर आपने बस साल भर थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक तौर पे इसको क्लियरली किया हुआ है। अच्छा, कभी ये डिस्कस हुआ आप लोगों के साथ कि निबंध लिखना कैसे है? निबंध यूपीएससी में लिखना कैसे है, ये किसी ने बताया आपको? मतलब है पता है आपको कि कैसे लिखना है? सर कोई स्टोरी से या शुरू करे या कोई मतलब पोजीशन से शुरू करे, ये तो तरीका हो इस गया। टाइप का ये बोलने का। ये तो तरीका हो गया। आप जो है लेखन का तरीका बता रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे लिखना है, मतलब अप्रोच क्या होनी चाहिए। सर जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है तो उसके बारे में हम पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या सोच सकते हैं, उसका रफली हम बना सकते हैं पहले। ठीक है, मैं एक चीज और और ये पूछ लेता कीवर्ड हूँ। का अगर ऊपर। मान लो ये दार्शनिक कोई है, दार्शनिक, दार्शनिक आधार पे कोई निबंध दिया गया है, तो उसको कैसे हैंडल करोगे? वहां तो प्लस माइनस की बात ही नहीं रह जाएगी आपके लिए। अच्छा, नोटिफिकेशन में यूपीएससी ने क्या कहा है निबंध को लेकर कि निबंध कैसा होना चाहिए? देखो, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि यूपीएससी की मांग क्या है और हम कैसा सोच रहे हैं लिखने के लिए, इन दोनों के बीच के अंतर को हम जब तक पाटेंगे नहीं, तब तक हम यूपीएससी में अपना स्कोर नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये चीज एकदम क्लियर रहिएगा। यूपीएससी इसके बारे में जो है कहती है कि हमें जो है आपको किस तरीके से काम करना है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे लिए देखना जरूरी है थोड़ा सा कि हमें कैसे लिखना है। ठीक है, यूपीएससी का साफ साफ जो निर्देश है ना, वो अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा इसको देख लो एक बार, और फिर हम समझते हैं कि हम किस तरीके से हमें लिखने की सोचते हैं और यूपीएससी कैसे हमें लिखने के लिए बोलती है। पढ़ पा रहे हो आप लोग? जी कर दिया। देखो, सीधी सी बात, उनका कहना है कि जो आप निबंध में राइटिंग करेंगे उसमें एकदम सिंपल सी चीज है कि आपको क्या करना है कि एक तो विभिन्न विषयों पे लिखने की बात है कि आप जो है ना निबंध, पहला चीज है कि निबंध के विषय पर ही केंद्रित रहें। ये चीज तो चलो आप लोग जानते हो, ये चीज बहुत आसानी से हो जाएगा। विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करने की भी बात की जा रही है। अब यहाँ पे एक और शब्द है संक्षेप, संक्षेप में लिखना। ठीक है, प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति। अगर आपने, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है और सही तरीके से आपने उसको जो प्रेजेंट किया है, तो आपको उसके लिए भी अंक मिलेंगे। यहाँ पे निबंध लेखन जो है ना, बेसिकली हम जो साहित्य वाला निबंध लेखन है, ठीक है, उतने स्तर पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर? साहित्यिक जो अगर कहें तो साहित्य में जिस तरीके से निबंध लिखा जाता है, आपको उस तरीके के निबंध की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ये बात आप एकदम क्लियर रहिएगा। आपको प्रशासनिक सेवाओं की जो मांग है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। प्रशासनिक सेवाओं की मांग जो होती है, इस अप्रोच को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो शायद आपके एस्से में स्कोर अच्छे होंगे। आप अगर गौर करोगे, आपने कई बार टॉपर से सुना होगा कि उन्होंने फ्लो चार्ट बनाया था। ठीक है, या फिर कुछ जगहों पे बुलेट पॉइंट्स का भी यूज किया उन्होंने। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आपको स्कोर दिला रही हैं। इसके पीछे का सिंपल सा रीजन है ये वाली डिमांड पूरी होना। आप लोगों ने कोई रिपोर्ट पढ़ी है? आप लोगों ने द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट तो पढ़ी होगी ऑलमोस्ट, राइट? मतलब देखा है, पढ़ा है, नहीं देखा है, यस। पढ़ा है? यस से पढ़ा है। उसमें क्या चीज आपने, जब इंट्रो आप देखोगे, उसका इंट्रो देखोगे किस तरीके से लिखा गया है। हर चैप्टर का इंट्रो लिखा गया है, राइट? हर चैप्टर का लिखा गया है ना? कैसे लिखा गया है, कुछ बता सकते हो?
अमूमन वहां पे इंट्रो में जो है एक पैराग्राफ, बड़ा सा, लगभग हम कह सकते हैं कि 500 वर्ड्स के आसपास का जो है भूमिका है। अगर उस भूमिका को गौर से देखोगे तो वो आपके लिए एस्से की तरह हो सकती है। ठीक है, समझना बात को। तो एस्से की तरह आपको जो है किसी भी रिपोर्ट में आपको इंट्रो जब लिखना होता है तो इस तरीके से आप चीजों को रख सकते हो। मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं अभी जो है प्रशासनिक शब्दावलियों की बात मतलब चेक कर रहा था उनको, यूपी में जो है आरओ के लिए प्रशासनिक शब्दावलियों की बात। ठीक है, जस्ट ये बता रहा हूँ, इससे आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे आपको इसका उपयोग करना है। तो वहां पे भाषा जो आयोग है, ठीक है, और हमारा जो वैज्ञानिक और प्रशासनिक शब्दावलियों वाले जो कमीशन है वो भी जो है जब ये लिस्ट बनाता है, डॉक्यूमेंटेशन करता है, बुक बनाता है, तो उसके शुरुआत में उसने प्रॉपर एक इंट्रो लिखा है भाषा के बारे में कि किस तरीके से भाषा काम करती है और किस तरीके से शब्दावलियों का महत्व है। तो ये इंट्रो भी आपके लिए एक तरीके से जो है निबंध के तौर पे हो जाएगा। आपको बस ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप किसी डॉक्यूमेंटेशन को चेक करते हो या करोगे बनाओगे आगे चल करके, तो आपको निबंध लेखन शैली का उपयोग करना पड़ेगा। और वो एकदम सटीक जुड़ी होती है कहाँ पे, अपनी नीड पे। ठीक है, उस रिपोर्ट में अगर उस तरीके से लिखा जाने जरूरी है तो वो लिखेंगे कि वो रिपोर्ट आपको क्लियर हो जाए। यही काम आपको निबंध में देखना है। तो निबंध के लिए ना पहली बात, आप फिलोसफी की जानकारी रखने वाली बात जो है, अगर दार्शनिक निबंध में आ रहे हैं तो वहां पे ये बात आप जो है थोड़ा सा कमजोर कर लो। ठीक है, यानी इग्नोर करो कि आपको एकदम फिलोसफी की जानकारी होनी चाहिए। जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप लिख सकते हो, बस अपनी नीड को समझ करके। क्लियर? आपको जब ये नीड पता होगी तो आप आसानी से इसका उत्तर कर सकते हो। क्लियर? अब इसमें हम आगे बढ़े अगर, तो जैसे, एक मिनट। ठीक है, तो अब हमें अच्छा निबंध कौन सा होगा ये जानना जरूरी है। आप लोगों के हिसाब से अच्छा निबंध कौन सा होगा? आप लोगों ने वो पढ़ा था पीडीएफ जो मैंने भेजा था एनसीईआरटी वाला? तो जी सर, थोड़ा पढ़ा था बहुत उसमें। देखा था ऊपर से। ओके, फ्लो चार्ट देखा था उसका, स्ट्रक्चर वाला? इसका फ्लो चार्ट बनाए थे आप? हाँ, मतलब स्ट्रक्चर आपने देखा था, मैंने बनाया नहीं था, मैंने उसको यूज किया था, एनसीईआरटी में था। तो मुझे वो ठीक लगा कि वो स्ट्रक्चर अच्छा है, तो वो यूज किया जा सकता है, आप यूज कर सकते हो उसको लिखने के लिए। तो वो स्ट्रक्चर आपने देखा मतलब या नहीं देखा? सही से बताना सभी लोग। देखे थे ऊपर सर। ऊपर से देख के रख दिया था, लिखा नहीं था, राइट डाउन नहीं किया है ना तो नहीं, सब। राइट डाउन करने की जरूरत नहीं, उसमें उस स्ट्रक्चर को जो है ना आप ऐसे के लिए अपने लिए जोड़ लीजिए, वो स्ट्रक्चर आपके लिए जरूरी है। ठीक है, वैसे कुछ भी फिक्स नहीं होता है निबंध में, लेकिन फिर भी आप एक मोटे तौर पे निबंध लेखन के लिए जो है आप ध्यान रखो कि वो स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली अगर यहाँ पे देखा जाए तो निबंध, अच्छे निबंध की बात करें तो भाषा की आवश्यकता जो होती है ना कि शब्दावलियों की, वो जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा यूपीएससी में। परीक्षक वहां पे ज्ञान और मौलिकता की बात करता है, आप कितना मौलिक हो। ठीक है, विचारों की मौलिकता आपकी कैसे पुष्ट होगी अगर हम जो है लगातार हर पैराग्राफ में अगर कोटेशंस देने लगे, ठीक है, कोटेशन या फिर किसी व्यक्ति का जो है उल्लेख करने लगे, तो वो मौलिकता थोड़ी सी कम होती हुई चली जाएगी, कम हो जाएगी। तो संतुलन बना के रखना आप लोग, कोटेशंस इंपॉर्टेंट है। अनुराग, वो जो आपने भेजा ना वो बहुत अच्छा है, जो कोटेशंस बहुत सारे दिए गए हैं, डेफिनेटली वो आप लोग यूज करिए, कुछ मगअप होना चाहिए, याद होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, क्या चीजें हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग उसको याद कर लोगे, मैं भेज दूंगा ग्रुप में भी। तो ये सर चीजें, अनुराग ने कौन सा वाला भेजा है? जी वहाँ का, केजीएस का। केजीएस का। एटलस वाला? केजीएस। अच्छा है, हाँ मतलब सर कि खास करके जो वहां पे जो संग्रह है ना, कलेक्शंस दिया गया है ऑलमोस्ट, मतलब वो अच्छा है कि आप उसको यूज कर सकते हो। तो एक जगह अगर आपको मतलब इतने सारे अगर मिल जाते हैं तो डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि वो चीज आप आसानी से कर सकते हो। दूसरी चीज है ना, देखो भाषा के महत्व पे जाने की बजाय आपको क्या फोकस करना होगा, विचारों पे, कि विचार आपके नैसर्गिक हों। ठीक है, वो आपके लिए जरूरी है। दूसरा, सरल और स्पष्ट प्रस्तुति, यानी कि बहुत कॉम्प्लेक्स शब्दावलियों का अगर उपयोग हम करने लगे, जैसे मतलब अगर कहें तो अभिज्ञान, अगर मैं इस शब्द जैसे क्लिष्ट शब्दों का जो है उपयोग करने लगूं, तो फिर वहां पे चीजें दिक्कत कर जाएंगी। लगातार एक आध जगह करने का मतलब ये नहीं है कि उससे आपको दिक्कत हो रही है। अगर इस शब्द से मैं अपने शब्दों की संख्या कम कर सकता हूं, ठीक है, शब्दों की संख्या कम हो जाए अगर, तो हमें करना चाहिए। ठीक है, तब हमें करना चाहिए जहां पे हमें लग रहा है कि हम एक शब्द से जो है व्यापक तौर पे हम अच्छे से जो है पूरी बात को रख सकते हैं, वो आप बता सकते हो। अभी ज्ञान का मतलब किसको पता है यहाँ पे? किसको पता है? सर यही इसका मतलब तो प्रॉब्लम है, अभी क्या शब्द यूज तो कर लेते हैं, पर पता नहीं, मुझे भी नहीं है। तो बचना पड़ेगा। अनुराग, सौरभ, अभिज्ञान का मतलब ज्ञान से ही है, मतलब है तो ज्ञान से। आरंभिक। सर जी। मतलब वो एनलाइटमेंट है विज्ञान क्या? के बारे में मतलब बताना चाहता है आरंभ। सर कि कैसे। देखो आप लोग इसको तो सही पकड़ रहे हो, लेकिन इसका मतलब इसके साथ जुड़ के क्या होना चाहिए? सर ये अभिज्ञान मतलब एनलाइटमेंट है क्या? है तो उसी से मिलता जुलता, मतलब लगभग वही है, लेकिन थोड़ा सा मैं हाँ हिंदी तो में सर जानना चाहता था। आरंभिक हो सकता है।
आरंभिक। इसलिए ऐसे संतुलित शब्दों का हम उपयोग करते हैं जो ज्यादा बड़े सेंटेंस की जगह हम सीधे सीधे जो है उसका उपयोग करके रख सकते हैं। जैसे सर्वज्ञ का मतलब क्या है? सब कुछ जानने वाला। यहाँ पे 4 से 5 शब्द हैं, उसको हम सर्वज्ञ से रिप्लेस कर सकते हैं और इजीली किया जा सकता है। तो ऐसे शब्दों का उपयोग करने से कभी झिझकिएगा मत, वो शब्द यूज होने चाहिए, लेकिन आप वोकैब बढ़ाइए। वोकैब बढ़ाना बहुत जरूरी है आप सबके लिए, ताकि आपके लिए अच्छा हो। ठीक है। एक ठीक है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड जो है ना, अगर कहूँ तो जो भी आप लिख रहे हो स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए। इसलिए किसी भी हाल में आप निबंध लिखते वक्त जो है आप ड्राफ्ट, ठीक है, ड्राफ्ट जरूर से बनाएंगे हर समय। ठीक है। इवन एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ड्राफ्ट जरूर बनाइएगा। क्लियर। ड्राफ्ट बनाते ही आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपकी चीजें हैं। तो एक अच्छे निबंध में सबसे पहली बात है कि ना, आपको वहां पे विचार मौलिक तौर पे जो है धारा प्रवाह तरीके से जो है देखें, यानी कि सरल प्रस्तुति हो, ठीक है, सुसंगठित हो, और वहां पे ज्यादा क्लिष्टता नहीं। बहुत सारे राइटर्स हैं हिंदी में, मतलब कहीं भी इंग्लिश में भी हो सकते हैं ऐसे हो, अंग्रेजी में भी, जो क्लिष्टता के लिए जाने जाते हैं, अपनी क्लिष्टता के लिए जाने जाते हैं, जबकि वो अगर कुछ जो है सामान्य जो लेखक हैं उनसे कम जानकारी रखने वाले भी प्रसिद्ध ज्यादा है निबंध लेखन में। कारण यह है कि उन्होंने सामान्य भाषा का प्रयोग किया है, अपने विचारों को धारा प्रवाह तरीके से बताया है। अब निबंध लिखने वाला जो तुम तरीका बोल रहे थे ना, वहां पे वहां पे जो निबंध लिखने वाला तरीका बता रहे थे, वो जो है आपके लिए वहां पे जरूरी हो जाता है, तो वहां पे आप उसको रख सकते हैं। ठीक है। सजेशन जैसा है कि पहला काम आप ड्राफ्टिंग करोगे। ठीक है। और जो अनुराग आपने भेजा था ना, उसी निबंध से आज शुरू भी करेंगे। मैं आज वो निबंध दे दूंगा आप लोगों को, और मैंने उसका स्ट्रक्चर भी बनाया, तो मैं बता दूंगा कि कैसे आप उसको लिखिएगा। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कच्चा मसौदा या ड्राफ्ट हमें तैयार करना चाहिए। ठीक है। अगर हमने उसका जो है ड्राफ्ट नहीं तैयार किया तो क्या होगा कि हम फ्लो जो है तोड़ देंगे। संभव है कि हमारा निबंध जो है, अगर ये चीज आप नहीं करोगे तो संतुलित होने की संभावना उसकी कम है। ठीक है। और इससे पता चल जाएगा आपको कि कैसे आपको शुरू करना है और कैसे नहीं करना, मतलब कैसे लिखना है। अभी मेरी ठीक है, आवाज आ ठीक रही है प्रॉपर आप लोगों को, या दिक्कत हो रही है इसमें है, कुछ? ठीक है। ठीक ठीक है। है, अभी रुका था बट अब आ रही क्लियर। ओके। हाँ, थोड़ा सा मुझे अभी मैसेज दिखा कि कुछ प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले ना, आपको इस स्ट्रक्चर से बनाने में क्या क्या चीजें पता चल जाएंगी। एक, शुरू कैसे करना है, उसमें कौन से प्रासंगिक आयाम आपको रखने हैं, उदाहरण कौन से आप उपयोग करेंगे, और निष्कर्ष कैसे लिखना है, ये सब कुछ आपको क्लियर हो जाता है। तो आप अब समझना, ड्राफ्ट बनाते वक्त आपको यही सारी चीजें जो है लिखनी होंगी। यानी ड्राफ्ट का मतलब समझ गए कि पूरा निबंध नहीं लिख देना है। ठीक है। वहां पे कि जी। आप जो है भूमिका में क्या लिखना चाहते हो ये आप मेंशन करोगे। ठीक है। इसके साथ जो है आप जो है इसमें कौन कौन से आयाम आपके प्रस्तुत होने चाहिए। ठीक है। आयाम कौन से होंगे वो आप लिखोगे। एग्जाम्पल्स कौन से आप प्रस्तुत करना है वो आप यहाँ पे दिखाओगे, एंड साथ में कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष आपका क्या होगा, वो आप जो है थोड़ा सा उसके निष्कर्ष के बिंदु। ठीक है। ध्यान रखना, फिर से मैं कह रहा हूं, इसमें सभी में भूमिका में भी बिंदु होंगे। ठीक है। आप बिंदु लिखोगे कि कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे मुझे रखने हैं। एग्जाम्पल्स में भी चीजों को उसी तरीके से आप प्रेजेंट करोगे। क्लियर। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, और इसी से आपको पता चलेगा कि आपका जो एस्से है वो स्ट्रक्चर्ड वे में बिना फ्लो तोड़े आपने लिखा हुआ है। इवन आप एक चीज ध्यान रखना, कोई भी बड़ा राइटर भी होगा ना, तो वो भी सेम पैटर्न पे चलता है। वो पहले ड्राफ्ट बनाता है, अगर ड्राफ्ट नहीं बनाएगा तो वो काफी सारा पेपर जो है वेस्ट करता है लिखते वक्त। ठीक है। उनमें कट पिट करना या सारी चीजें करना वो करते हैं, तो ये चीज होगा। तो आप इस चीज को लेकर के एकदम निश्चिंत रहिए, ड्राफ्टिंग करना पहला आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट होगा। क्लियर यहां तक? जी सर, क्लियर सर। अब अगर बात करें तो आप सब जानते हो कि इंपॉर्टेंट क्या होता है ऐसे में, ये तीनों चीजें आपकी वहां पे रहनी चाहिए। ठीक है। परिचय, परिचय हो गया आपका। परिचय जैसी चीज जो भी आप लिख रहे हो, वो इसमें शब्दों का जो एक मैंने वो लिया है ना, वो लगभग लगभग रहने देना, उसका कोई मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है। आप अपने हिसाब से उसको स्ट्रक्चर कर सकते हो। ठीक है। जी। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हो जाएगा ना, आपका संतुलन, कि किस तरीके से आप टॉपिक से जुड़ाव रखते हो, और संतुलन। तो एक चीज मैं लास्ट में बताऊंगा कि जो जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है आपके लिए। ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट में से अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अगर देखो, तो हमें लिखना कैसे होगा। ठीक है। तो अब जो बात कर रहे थे सौरभ, कि कैसे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे परिचय यानी कि जो है एक तरीके से इंट्रो कैसे हम लिख सकते हैं, भूमिका कैसे लिख सकते हैं, उसके बारे में मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हैं कि कहानी या घटना से आप बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अनुराग आपने जो ऐसे भेजा था वो वाला, ऐसे का 2 वाला, निबंध 2 करके, उसमें क्या टॉपिक था बताओगे? जी, उसका टॉपिक क्या था? सर बताता हूँ। विचार जीवन का आधार है। ठीक है। अब जो विचार जीवन का आधार है,
ये अगर हमें टॉपिक मिल रहा है विचार जीवन का आधार है, जी आधार है, इसकी शुरुआत जो है किस तरीके से आप कर सकते हो? एनीवन? सर इसमें विचार के पोजीशन। बारे में लिख सकते हैं कि विचार मानव मस्तिष्क की अभिव्यक्ति विचार के रूप में प्रस्तुत होती है तथा छोटे छोटे विचार मिलके एक बड़े विचार में परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है। सौरभ? सर वही मतलब अच्छा क्या चलो, कहते हैं, मुझे जन्म ये जन्म बताओ कि पोजीशन। इन मतलब मैंने यहाँ पे 5 टोटल दिए हैं तरीके, टाइप्स बताएं कि कैसे कैसे आप चीजों को स्टार्ट कर सकते हो, 5 बताया है। इसमें से सिंपल सी बात है, इस निबंध के लिए ये वाला हम ज्यादा रिस्की हो जाएगा, इसको हम नहीं यूज करेंगे, कभी नहीं करेंगे। बात जी समझना। ऐसे जो टर्म्स हम जब ये मिलेंगे तो हम, लेकिन बाकी से जो है हम कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 तो मेरे फेवरेट हो जाएंगे वहां पे, लेकिन ये वाला भी है जिससे हम कर सकते हैं, यानी विषय को परिभाषित करना। ठीक है, कि जीवन और विचार का क्या संबंध है, इस विषय को मैं परिभाषित अगर कर दूं तो उसके बीच के आधार को मैं डिफाइन कर सकता हूं अपने इंट्रो में। क्लियर? जी एक सर जी। मिनट, एक मिनट। तो यहां तक क्लियर है? हम बात कर रहे थे कि इसमें से ये वाला नहीं प्रयोग होगा। ठीक है, अगर मुझे कहानी और घटना से लिखना होगा, मैं कंफर्टेबल हूं। देखना अब जेनर, किस जेनर का आप लिखते हो, यानी किस तरीके से आप लिखते हो, ये चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो निबंध लेखन में आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सबसे पहले क्लियर हो जाएगा कि आप किस तरीके का निबंध लिखने में जो है सक्षम हो या फिर सुविधा महसूस करते हो। कोई हो सकता है कि कहानी बना करके जो है निबंध लिखने में, या घटना, काल्पनिक घटना या कहानी, ये काल्पनिक भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और वास्तविक भी हो सकती है। क्लियर? इन दोनों घटनाओं के आधार पे आप इंट्रो लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं जानना चाहता हूँ कि कोई लिख सकता है इसको इस आधार पे? आप सर कोई पोजीशन से तो कर सकते हैं। बताओ कैसे लिख सकते हो, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। जैसे विचार है तो एक मतलब पोजीशन हर घर पे हुए थे कि पत्थर में टाइप का पोजीशन याद नहीं आ रहा। सर जी आवाज जैसे क्लियर नहीं है। कहानी हम्म। के हिसाब से भी लिख सकते हैं। जैसे कि तुलसीदास जी का कहानी दे सकते हैं कि उनके मन में फिर राम भक्ति का विचार आया, उनका पूरा जीवन ही बदल गया। ठीक है, विमे? जी सर मैं तो यही कि मानव मस्तिष्क की अभिव्यक्ति विचार के रूप में अभिव्यक्त होती है, जो उसके कार्यों में प्रतिबिंब होती है। और उसके अलावा मैंने क्या बोला था, मैं यहीं पे सर पहले इंट्रो बना के मैं ही भूल गई, लिखा नहीं। तो और छोटे छोटे विचार मिलके एक बड़ा विचार बन जाते हैं, और ये विचार हम जैसा सोचते हैं आसपास वैसी ही चीजें निर्मित करते हैं। लास्ट वाला पॉइंट तो है, इससे मिलता जुलता है। विचार ही जीवन के आधार है, इसका सीधा सा मतलब जैसा विचार, जैसा विचार वैसा जीवन। सपोज करो, अगर मैं मान लूं कि मैं कुछ नहीं कर सकता है, इसका सीधा सा मतलब होगा वास्तव में मैं जीवन में असफल महसूस करूंगा अपने को। ठीक है, और असफल महसूस करूंगा तो मेरा जीवन क्या होगा? दुखदाई होगा। ठीक है, अगर मैंने ये मान लिया कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, ठीक है, बहुत कुछ कर सकता हूं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैं अपने जीवन में क्या करूंगा? फिर जो है आगे बढ़ करके कुछ कार्य करने का प्रयास करूंगा। जब कार्य करूंगा तो इसका सीधा सा मतलब है मैं जीवन में अपने जो है एक जो है कहीं ना कहीं कह सकता हूं कि समुचित तौर पे कि मैं संतुष्ट रहूंगा अपने जीवन से। मैंने जो भी कार्य किए उसमें सफलता कितनी मिली, असफलता कितनी मिली, वो दूसरों के लिए मानक हो सकता है, बट मैं अपने लिए जीवन में सफल रहूंगा या संतुष्ट रहूंगा, सेटिस्फाइड रहूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं जो है थोड़ा सुखी जीवन तो कम से कम ज्यादा गुजार सकता हूँ इसकी तुलना में कि जहां पे कुछ नहीं कर सकता वाली अवधारणा के साथ चलूंगी। क्लियर? तो अगर आप इस चीज को समझ रहे हो तो आप इसके साथ बहुत कुछ चीजों को जोड़ करके कहानी भी बुन सकते हो। ठीक है, उद्धरण अगर कोट याद है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, कोट्स याद है यानी कि उद्धरण आपको याद है कि ऐसा कोई कि विचार जीवन का आधार है, वो आपको अगर पता है तो फिर बहुत अच्छा है। नहीं पता है तो फिर ये वाला थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो उद्धरणों के लिए आप सीधा सा कलेक्शन आपको बढ़ाना पड़ेगा। और सबसे जी सर सरल ये तरीका है प्रश्न पूछ करके अपने निबंध की शुरुआत करना। सबसे सरल तरीका है। क्लियर? आप जब ये पूछना चाहोगे कि विचार क्या है, ठीक है, सबसे पहला अगर मैं बात करें तो मानव समाज के लिए सबसे पहला प्रश्न हुआ कि विचार क्या है।
ठीक है, विचार क्या है और जीवन क्या है, विचार और जीवन का संबंध क्या है, इसके बाद आगे हम बढ़ते हुए देखेंगे। या फिर जैसे भी आप करोगे तो जीवन क्या है वाला प्रश्न पूछ सकते हो, और उसके बाद फिर आप विचार का उससे क्या संबंध है ये पूछ सकते हो। इस आधार पे भी आप अपने एस्से को डिफाइन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर? लास्ट फोर्थ जो तरीका था वो ये है कि विचार और जीवन को, विचार और जीवन जो विषय है, यानी कि जीवन और विचार का संबंध, उसको परिभाषित करते हुए आप डिफाइन करो। फॉर एग्जाम्पल, जीवन बिना विचारों के या बिना मस्तिष्क का उपयोग किए हुए जो है एक तरीके से पशुवत माना जाता है, वो जीवन की तरह नहीं देखा जा सकता। ठीक है, क्लियर? विचारशील प्राणी होने की बात किसने कहा है मनुष्य को? मनुष्य एक विचारशील प्राणी है, वो किसने कहा है? सर विवेकानंद। और कोई? बिल्कुल, उन्होंने इससे मिलता जुलता बात कहा हुआ है। तो आप जो है ना, इस तरीके की चीजों में अगर नहीं आ जाते, विवेकानंद। बिल्कुल, मैं यही बात अभी क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आपको नहीं पता है कि किसने ये कोट दिया है, ठीक है, किसने ये कोट दिया है, तो बहुत क्लियरली इसका उपयोग कर सकते हो कि ठीक है, अनेक महापुरुषों ने, महापुरुषों एवं विद्वानों ने, आप ऐसे सीधे रख दो, मनुष्य को एक विचारशील प्राणी के तौर पे देखा है। ठीक है, अब देखो, सिंपल सी चीज है, मैंने इस चीज को लिखा, मुझे ये कोट यूज करना था, मैंने उसको कोट को यूज कर लिया। अब चूंकि कई, मैंने यहाँ पे एक व्यक्ति की बात नहीं, जिसने आरंभ किया हो तो वो अलग चीज है, लेकिन जो उनकी विचारधारा को, थ्योरी को मान रहा है, वो भी इसमें शामिल होंगे, और वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। तो इन आधारों को हम जब जोड़ लेते हैं तो इस तरीके की टेक्निकल शब्दों का हम उपयोग करके अपनी लेखन शैली को जो है बचा सकते हैं। अगर कहीं पे हमें कोई फैक्ट या तथ्य यूज करना है तो ये चीज हम यहाँ पे रख सकते हैं कि विचारशील प्राणी की तरह जो उनको देखा है, और साथ ही जीवन को, जीवन का आधार विचारों को माना है। ठीक है, आप ऐसे स्टेटमेंट्स को बता सकते हो, और इसके बाद जब आप बताओगे विचार के बिना मानव को क्या माना गया है? मृत प्राय। ठीक है, मृत प्राय या पशुवत, आप ऐसे लिख देना, पशुवत माना गया है। जब आप इस तरीके का स्टेटमेंट लिखते हो तो वो आपके क्लियर जो एक समझ है ना उस सब्जेक्ट की या उस टॉपिक की, वो आपको मिलती है। तो आप इंट्रो में बेसिकली इन तरीकों का उपयोग करने के लिए तैयार रहिएगा, ये तरीके आप आसानी से वहां पे उपयोग कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? कोई जी कंफ्यूजन सर यहाँ जी। पे? नहीं। विमेन? सही सर, ठीक है। तो मतलब पहले देखो, मैं एक तरीके से कैसे लिखना है वो वाली बात क्लियर कर लूं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि हमें कैसे आगे और चीजों को जोड़ते चलना है। ठीक है, अगर हम बात करें अब मुख्य भाग की, तो मुख्य भाग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जैसा हमने समझा था, अब बस उसके आयाम को यहाँ पे समझना है। अगर ऐसे हमारा मतलब सोशल इश्यूज और इस तरीके का है तो उसके बहुत सारे डायमेंशन हो सकते हैं। फिलोसफिकल एसेस के भी अपने जो है डायमेंशन होते हैं। ठीक है, उनको आप वहां पे दिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यही वाला हमने जो एसे लिया था, उसके साथ अगर हम जाएं तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। इनमें से कितने पॉइंट्स आप यहाँ पे दिखा सकते हो? इस हिस्से में कौन कौन से पॉइंट्स आप दिखा सकते हो? इस हिस्से सर के यही अकॉर्डिंग पता मैंने ये नहीं नहीं बनाया, चलता। ये इस हिस्से के अकॉर्डिंग मैंने बनाया नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि आप समझो। ठीक है, ये इससे बाद में आया था मेरे पास, लगभग ये मेरा उस समय तक तैयार था, तो उसके बाद मैंने इसकी कुछ चीज़ों को ऐड किया है कि कैसे आपको लिखना चाहिए। ठीक है, वहां पे दिया गया है, बट वो एक पूरा मॉडल ऐसे दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि आप उस मॉडल ऐसे से ज़्यादा बेहतर अपनी चीज़ों को करो, और इसके लिए भी मैं क्लियर करूंगा कि कितना आपको इससे में भी लिखना होगा। ठीक है, कितने शब्दों में वो इससे लिखना है। ठीक है, देखो, निबंध को अगर हम सीधा एक तरफ लेके जाएंगे, मतलब एक टॉपिक या एक मॉडल पे ले जाएंगे या एक पैटर्न को हम पकड़ेंगे, यानी कि एक दिशीय बना देंगे अगर, तो क्या होगा? पुनरावृत्ति की संभावना ज्यादा होगी। राइट? रिपीटिशन होने की जी संभावना सर क्या हो जी। जाएगी? बढ़ जाएगी। 1000 शब्द लिखना हो है। जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हमने एक दिशा में केवल ले लिया उसको, तो इसका मतलब क्लियर है कि हम जो है हर दूसरे तीसरे पैराग्राफ में जाते वक्त क्या करेंगे? पुनरावृत्ति लेके चले जाएंगे। जब हम पुनरावृत्ति करने लगेंगे तो इसका मतलब है आपको तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपने एक पैराग्राफ लिखा, उसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ लिखा, फिर तीसरा पैराग्राफ लिख दिया, तो आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपने पहला पैराग्राफ पढ़ा नहीं है जाकर के दोबारा तीसरे को लिखने के बाद। ठीक है, या दूसरे को लिखने के बाद पहले को नहीं पढ़ा है, तो आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन जब वहां पे अगर परीक्षक की बात करें तो परीक्षक को यह आसानी से पता चल जाएगा कि आपने पुनरावृत्ति करना शुरू कर दिया है, और वहीं से आपका अंक जो है वो काटना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस बात के लिए अब बात समझना, इसका मतलब क्या हुआ?
आपको सीधी सी बात है, जब आप एक पैराग्राफ लिखने के बाद दूसरा पैराग्राफ लिख रहे हो तो पीछे के पैराग्राफ को सरसरी निगाह से जरूर से देख लो कि कहीं कुछ पॉइंट्स, अगर आपने स्ट्रक्चर नहीं बनाया तो, अगर स्ट्रक्चर नहीं बनाया तो आप पीछे के पैराग्राफ को थोड़ा सा एक बार जाके देख लो, ठीक है। लेकिन अगर आपने प्रारूपण कर रखा है, प्रारूपण यानी कि उसका ड्राफ्ट तैयार कर रखा है, तो ध्यान रखना हर पैराग्राफ के लिए आप जो है मेजर टॉपिक जो है या मेजर डायमेंशन को वहां पे डिफाइन कर लो कि इसमें ये चीज लिखना है, दूसरे में ये लिखना है, तीसरे में ये लिखना है। और एक बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हो जाएगी, जब ये स्ट्रक्चरिंग हो जाएगी आपकी, तो एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में ना जाते वक्त लास्ट वाले पैराग्राफ में ही कुछ ऐसा रखो या फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में कुछ ऐसा रखो जिससे कि वो ऊपर के पैराग्राफ से लिंक हो जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने सामाजिक वाला डायमेंशन दिखाया, सामाजिक, अगर मान लो कि सामाजिक आधार जो है को मजबूत करने में राजनीतिक परिवर्तन महत्वपूर्ण होता है, बस इतना लिखा आपने, ठीक है। अब जब ठीक है, तो इसमें अब जैसे हमने बात की थी वहां पे कि उस तरीके से आप लिख सकते हो, तो ऐसी चीजों पे थोड़ा सा आपको लिंकिंग लिंकिंग क्लियर होता है कि कैसे करना होगा। जरूरी नहीं है कि पूरा उसमें बकायदे उसमें जो पैराग्राफ में उसके बारे में लिखो, कुछ जैसे शब्द हैं, जैसे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, उनका उपयोग करके आप जो है आगे वाले में भी जो है चीजों को यूज कर सकते हो। तो आर्थिक या ऐतिहासिक या दार्शनिक, अब इसका क्रम आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि उस हिस्से के लिए कौन सा बनता है, ठीक है। अगर आपको ऐतिहासिक, सपोज करो मैं अगर क्लियर करूं कि अगर मुझे कोई ऐसे लिखना है जिसमें ऐतिहासिक घटनाक्रम की जानकारी देनी है या क्रम बताना है, कालक्रम बताना है, ऐतिहासिक कालक्रम की जानकारी देना जरूरी है, तो मैं उसे इस तरीके से रखूंगा कि ऐतिहासिक अगर अवधारणा को स्पष्ट करना है तो सबसे पहले ऐतिहासिक अवधारणा को स्पष्ट करने के बाद फिर मैं उसके परिवर्तनों को लेके जाऊंगा, ठीक है। अब लेकिन अगर मान लो कि मैंने सामाजिक लिखा है, सामाजिक के बाद अगर मुझे कुछ ऐसा लिखना है नेक्स्ट पैराग्राफ में जहां पे ऐतिहासिक की जरूरत है, तो वहां पे जो है अगर कहें तो आवश्यकता अनुरूप जो है ऐतिहासिक संदर्भ को वहां पे रखूंगा, क्लियर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि मैं उसको ज्यादा विस्तार दूंगा, ठीक है। यानी सिंपल सी बात, एक चीज यहाँ पे जो हमने बात कही अभी कि एक पैराग्राफ में एक विचार की प्रस्तुति होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा की करोगे आप, ठीक है, अगर एक से अधिक आप रखोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी कि उसमें उलझाव दिखेगा, जी सर जी। ठीक है। उलझाव से बचने के लिए जरूरी है कि आप एक पैराग्राफ एक मुख्य विचार के ऊपर आधारित हो। तो अभी जब आप लिखोगे, अभी जब शुरुआत करोगे तो एक पैराग्राफ को एक विचार के साथ ही जोड़ के रखना है, ठीक है। जो इंटरलिंकिंग की बात की वो आपको समझना होगा, वो तो आपको सर ने भी एक्सप्लेन किया कि इंटरलिंकिंग कैसे करना, तो वही इंटरलिंकिंग वाला अप्रोच जो है हमें यूज करना है, ठीक है, निबंध लेखन में। क्लियर जी सर जी। विमी? यस सर। ठीक है, अब जो है अगर बात सर करें, तो हाँ, पता चलेगा कि क्या हो रहा है। बिल्कुल, ये मैं स्लाइड भी दूंगा, ये स्लाइड आपके पास होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप तब तक रखिए जब तक आपको जो है निबंध पे लिखना है कुछ भी, ठीक है। इसमें जी सर जी। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि आपको मतलब इससे का कोई पॉइंट मिलेगा, लेकिन कैसे लिखना है ना, वो वाली बातें इसमें ज्यादा डिफाइन करने का प्रयास किया है हमने, ताकि आप चीजों को अच्छे से जोड़ सकोगे, ठीक है। अब जैसे निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष लिखने के लिए हम बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि निष्कर्ष में क्या क्या चीजों को डालना चाहिए और क्या नहीं डालना चाहिए। तो सिंपल है, एक तो आपको ये क्लियर है कि सारांश होना चाहिए, जो हमने ऊपर लिखा है उसका निचोड़ होना चाहिए, ठीक है। निचोड़ कैसे लिखना है ये चीज आपको पता है थोड़ा बहुत, जब आप आंसर राइटिंग करते हो, ठीक है, उसमें आप ये चीजें कर रहे हो, तो वहां से ये निचोड़ लिखने वाली तो चीजें आ जाएंगी। लेकिन जो जी सर जी। बाकी चीजें हैं वो हमें यहाँ पे रखना होगा। जैसे अब यहीं से देखना, क्यों ये पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हम प्रशासन में जाने के लिए जो है निबंध रखते हैं, ठीक है। जी सर जी। हम प्रशासन में जाने के लिए निबंध लिख रहे हैं तो हमें अब इन पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला सीधा सा आशावादी यानी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ होना चाहिए, और थोड़ा सा जो है मतलब हो कि नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। यानी सकारात्मक अंत करना आपको जो है जरूरी है सामान्य तौर पे, ठीक है। साथ में एकांगी दृष्टिकोण को अपनाओगे तो रिपीटेशन भी बढ़ेगा, और जो है उसकी व्यापकता, उस निबंध के जो टॉपिक की व्यापकता है वो आप पूरा नहीं कर पाओगे, यानी कुछ ही पक्षों को आप लिख पाओगे, दूसरे पक्ष छूट जाएंगे। जब दूसरे पक्ष छूटेंगे तो निबंध में मार्क्स कैसे मिलेंगे हमें? सीधी सी बात है, अगर कोई पक्ष हमने छोड़ दिया है तो अंक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चाहे आपने कितना भी बेहतर बेहतर लिखा हो, एकांगी अगर हो गया तो ज्यादा संभावना है कि उसमें कुछ अंक आपके कट जाएंगे। अगर उसी बेहतर में जो आपने एक पक्ष में लिखा, दूसरे पक्ष को भी थोड़ा सा ही डिफाइन कर दो अगर आप ठीक ठाक, तो मतलब यानी कि लगभग अगर हमें 1000 वर्ड्स लिखना है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें से अगर हमने 200 शब्द दे दिया अन्य तथ्यों को भी जो हमें पता है, तो फिर हमारा निबंध जो है वो संतुलित होगा और वही 200 शब्द हमें
जो है कम से कम 30 से 40 नंबर बढ़ाने में मदद कर देंगे। ठीक है। समाधान, आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि अगर हम जो है क्वेश्चन लिखते हैं और वहां पे आलोचना की गई है, आलोचना पूछी गई है किसी चीज की, तो क्या करना है? बिना मांग के ही क्या देना है हमें? समाधान देना है। राइट। मतलब भौगोलिक आपदा है कोई, या फिर जो है सामाजिक कोई समस्या है, आर्थिक गतिविधियों पे कोई नकारात्मक प्रभाव लिखने की बात कर रहा है, तो जब ये चीजें आपको लिखना होगा ना, तो आप सीधा सा ध्यान रखिएगा, आपको आंसर राइटिंग में तो समाधान लिखना ही होता है। अब यहाँ पे भी अगर कोई चुनौती पूछी गई है, जैसे मान लो कि भारत की विदेश नीति पे कोई आ रहा है, या भारत अमेरिकी संबंधों पे कोई निबंध पूछ लिया गया, जैसे पहले पे पूछे जाते रहे, तो वहां पे आपको फिर जो है कुछ समाधान देने की जरूरत होगी। इवन जैसे विचार ही जीवन का आधार है वाला, अगर आपको जो है पूछ लिया जाए कि इसकी जो है चुनौतियों के बारे में हो, कि चुनौतियों पे ऐसा कुछ आया जाए कि चुनौतियां इसकी क्या हैं, विचार जीवन का आधार और उसकी चुनौतियां, अगर ऐसा कुछ निबंध का टॉपिक दे दिया जाए, तो वहां पे हमें कुछ चुनौतियां बताने के साथ साथ क्या करना होगा? क्या करना होगा? समाधान भी देने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि हमें प्रशासनिक सेवा के आधार पर इस निबंध को लिखना है, ये एकदम क्लियर रहेंगे। ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है, अगर कुछ आपको कोटेशंस याद है तो ठीक है, अदरवाइज ये आप हर निबंध में नहीं उपयोग कर पाओगे। ठीक है। कुछ जगहों पे ये बहुत अच्छे से उपयोग में आ जाएगा, और कुछ जगहों पे अगर आपको नहीं याद है, तो आपके हिसाब से अगर कोई बढ़िया कोट बनता है, आप वो बना के रखे हो, किसी का भी नहीं, कोई मतलब कोई महापुरुष या फिर जो है प्रमुख व्यक्तित्व ने नहीं बोला, अगर आपको पता है वो है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। बस उसके सारांश को ध्यान में रखना कि वो जो है नकारात्मक ज्यादा ना हो। क्लियर। जी सर जी। यस सर। सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राइटिंग। यानी जब तक आप निबंध लिखते नहीं हो, तब तक ये चीजें आपके साथ जुड़ाव नहीं रखेंगी। क्लियर। तो सबसे अंतिम सुझाव में मैंने ये चीज रखा है, जैसा मैंने शुरू में बोला था, कि टॉपिक आप किसमें कंफर्टेबल। सपोज करो कि मैं, हो सकता है कि मैं दार्शनिक आधार वाले निबंधों को लिखने में ज्यादा सक्षम हूँ, सामाजिक नहीं। हो सकता है आप में से कोई जो है एक राजनीतिक निबंध लिखना हो, तो उसमें ज्यादा, उस टॉपिक में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो। ठीक है। लेकिन कोई हो सकता है कि आर्थिक निबंध लिखने पे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो। क्लियर। जहां पे वो उस तरीके के डेटा का उपयोग करना होगा, तो ये पहले हमें समझना होगा कि हमारा जोनर कौन सा है, हम किस जोनर के निबंध जो है लिख सकते हैं। ठीक है। यानी मैं अगर दार्शनिक भाव वाले निबंधों को लिखने में सक्षम हूं, तो मैं उसको ज्यादा तवज्जो दूंगा, महत्व दूंगा। ठीक है। तो अपना एक जो है ना लिस्ट तैयार कर लीजिए कि आप किस तरीके के निबंधों को लिखने में सक्षम है, और ये अभी नहीं करना है, लगभग लगभग दिसंबर के आसपास करना है। ठीक है। दिसंबर के आसपास ये लिस्टिंग आपकी तैयार हो जानी चाहिए कि आप किस में कंफर्टेबल हो। ये डिस्कशन हम भी कर लेंगे। कारण ये सिंपल सा रहेगा कि जब आपके ऐसे लगातार मैं चेक करूंगा, तो हर जोनर का हम ऐसे डिस्कस करेंगे और चेक करेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी जोनर में कौन कंफर्टेबल ज्यादा है। तो लास्ट मोमेंट के लिए उसको जो है उस पे फोकस ज्यादा रखना हो, कि उस तरीके के निबंध आए तो आप उसको जो है ज्यादा कंट्रोल में रख सको। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे निबंध जो है आप उसी कंट्रोल में लिख पाओगे। आपको जैसे मान लो, सपोज करो कि खंड एक में जो है आपको मिल गया अपने जोनर का, तो वहां पे आप उसको लिख लीजिए। दूसरे में आपको जो है उसी जोनर से, आपके मतलब प्राइमरी जोनर से नहीं मिल रहा है, सेकेंडरी से मिल रहा है, तो फिर वहां पे लिखिए। ये इससे आपके मार्क्स जो है यहाँ पे इतने बढ़ा देगा कि शायद कोई अगर इस फॉर्मेट को नहीं पहचान पाया कि मैं किस तरीके के निबंध लिखने में सक्षम हूँ, तो वहां पे आप जो है एज ले सकते हो उससे, कम से कम 15 से 20 नंबर का एक ही ऐसे में। ठीक है। तो इसलिए अपना महत्वपूर्ण जो है विषय, विषय का चुनाव करने का सीधा सा मतलब है अपनी क्षमता को पहचानना, कि मैं किस तरीके के निबंध लिखने में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो बता सकते हो आप लोग कि अपना, कि कौन कौन सा, किस तरीके का निबंध लिखने में आप लोग जो है कंफर्टेबल ज्यादा हो। विमी। सर जैसे कोई योजना वगैरह आ गई, या जैसे शिक्षा जैसा नॉर्मल टॉपिक हो गया, महिलाएं हो गया, युवा हो गया, वृद्ध हो गया, मैं मतलब इस पे लिख सकती हूँ इजीली। ठीक है। सारी फिलोसफी चीजें में सोच दिक्कत है, करके। राइट। दार्शनिक वाला जो होगा उसमें दिक्कत है। यस सर, जी उसमें सर जी, दिक्कत है। दार्शनिक के बारे में दिक्कत सही होती वाला है। तो थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाती है। वो तो जो रैंडम रहती है तो उसको तो उतना प्रॉब्लम नहीं आती है, उस पर तो सर आराम से दार्शनिक लिखते हैं। वाले में ये प्रॉब्लम है, सबसे पहली बात तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है उससे रिगार्डिंग कुछ, हम्म। और ना कभी मुझे इतना कुछ कंटेंट मिला, ना कभी मेरा आसपास का नॉलेज रहा, इसलिए दार्शनिक वाले में मुझे बहुत प्रॉब्लम है। ओके। तो हालांकि मैं लिख लेती हूँ, लेकिन हम्म मुझे जो डायमेंशन होते हैं मुझे ये समझ नहीं आता कि इस डायमेंशन को कैसे, जैसे भी विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है ये हो गया, हम्म अब इसको मेरे को आर्थिक पक्ष में लिखना और सामाजिक पक्ष में लिखना हो, तो सर मैं इतना अच्छे से नहीं सोच पाती, मुझे डायमेंशंस पता है, लेकिन मैं नहीं बता सकती। अब विचारों को आगे बढ़ाने के लिए क्या स्टेप लिए गए हैं, क्या करना चाहिए, मैं इसमें नहीं हूँ, मतलब मेरा अच्छा नहीं है।
मैं सक्षम हूँ सर इसमें। ठीक है, थोड़ा बेसिक तो बनाना पड़ेगा। देखो, ये तो हमने बात कर लिया कि सबसे महत्वपूर्ण जो आपका पहले है कि पहचानना कि कौन से जेनर में मैं कंफर्टेबल है। ये आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अभी जैसे आपने बोला ना विमी कि आप कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन आपका अंक कितना किस में मिल रहा है ये आप बता सकते हो? कि आपको जैसे आर्थिक या तथ्यात्मक निबंध लिखने में ज्यादा नंबर मिलता है या फिर जो है दार्शनिक? अब ये मुझे बताओ बस, कितने ऐसे लिखे हैं आप लोगों ने इससे पहले? अपना सर ईमानदारी से बताना कि कितने ऐसे मेरा लास्ट कब लिखा है और कितने नंबर मिले थे, बता सकते हो? सर सर मेरा जो निबंध लिखना होगा वो क्लासेस के बाद पहली बार आपके पास ही लिखना होगा। जी सर, अनुराग। ये मैंने हम सर लोग निबंध अंतक लिखा निबंध है ही लिखा। नहीं है। मैं बस आर्टिकल्स लिखती थी इंग्लिश में, इसलिए मेरी वो चीजें अच्छी है। दार्शनिक पे मैंने कभी जी आर्टिकल्स नहीं लिखे हैं। तो मेरी क्लासेस एंड हुई और मैंने वो मेंटरशिप ज्वाइन कर ली। हम्म। और उस बीच प्रीलिम्स आ गया और फिर वहां से घसीटते ये आ गया। तभी तो सर मुझे टेंशन होती है निबंध और इथिक्स की। मैं इवन पॉलिटी जी के सर मेंस भी अभी खुद लिख रही है। मेरा पहली बार है, मैंने इसके पहले कभी नहीं लिखा है सर। हम्म। ठीक है, लिखना तो पड़ेगा, जी, तो मतलब मेरा भी सिंपल सेम ही है। एक लिस्टिंग तो आपके पास होनी चाहिए कि आप किसमें कंफर्टेबल हो। ठीक है। और देखो, दो अब यहाँ पे आप जब बता रहे हो तो मैं इसको क्लियरिफाई कर दूं। एक अपना कंफर्ट जोन, दूसरा जो है ना ये देखना कि अंक किस में ज्यादा मिल रहा है। अब यहाँ से जो एक लिस्टिंग आपकी बननी चाहिए कि कंफर्टेबल जिसमें हो उसमें अंक ठीक मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है सबसे, या फिर जिसको आप कमजोर मान रहे हो, ठीक है, उसमें आपको अंक कमोवेश ज्यादा मिल रहा है। इसका सीधा सा मतलब समझना, आपकी लेखनी कहाँ पे ज्यादा कंट्रोल में चल रही है ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपके पास डेटा क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से मैं बता रहा हूं जो हमने पहले डिस्कस किया कि निबंध में ना तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा उस टाइम पे जहां स्ट्रक्चर की बात करें। अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो डेटा आपका कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, कोई कोटेशन आपके मतलब का नहीं है जब तक आपका स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं होगा तो रिपीटेशन को दिखाएगा और निबंध जो है फिर वहां पे टूट जाएगा। ठीक है, इसलिए उस चीज को थोड़ा सा हमें जोड़ के ही रखना होगा। ठीक है। देखो, बाकी तो आपको पता है कि हमने वही कहा कि लिखने से पहले सोचने और मसौदा बनाने के लिए समय निकालना। लगभग आप जो है जितने अगर बात करें तो 15 मिनट जो है आप दे दीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में सोच के ड्राफ्ट बनाने के लिए। ठीक है, ये जो आप करोगे ना तो जी इसका सर। एक सीधा सा मतलब है ड्राफ्ट बनाने में अगर आपने 15 से 20 मिनट दिया है, आप वरीड मत होना इस चीज के लिए कि बाकी लोग लिख रहे हैं और आप नहीं लिख रहे हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आपका ड्राफ्ट तैयार होगा आप उसके बाद एक्सटेम्पोर राइटिंग कर सकते हो और आसानी से जो है टाइम में विद इन टाइम जो है आप अपना पूरा ऐसे पूरा कर लोगे। ठीक है, हम यहाँ भी चाहेंगे, ड्राफ्ट वगैरह ये तो सर। हमने पूरे एग्जामिनेशन हॉल में मतलब जो है कहा कि सभी ऐसे के लिए आप मतलब 15 मिनट का टाइम लेना। हम चाहेंगे कि जो आज हम इससे देंगे आप उसको प्रॉपर 15 से 20 मिनट दे करके ड्राफ्ट बनाइएगा और फिर उसके बाद लिखेंगे आप लोग। मैं शब्द सीमा सिंपली उसको कम करके रखूंगा क्योंकि अभी मैं नहीं चाहता कि आप जो है उतने टाइम के लिए जो है परेशान हो। और उसे, हाँ, एक जो ये इंपॉर्टेंट होता है कि महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जैसे अगर आप डेटा कहीं पे प्रेजेंट कर रहे हो तो उसको प्रयास करना कि वो बॉक्स में जाए। ठीक है, कोई भी डेटा हो, जैसे रैंकिंग को लेकर के अगर डेटा आपको देनी है, ठीक है, जैसे लैंगिक समानता को लेकर के कोई निबंध पूछा गया सपोज करो, तो वहां पे रैंकिंग का डेटा देना है तो वो आप ऐसे टेबुलर फॉर्म में देना कि भारत इस नंबर पे है और वो पहले स्थान पे ये है ये वाला। तो वो चीजें थोड़ा सा आपको बताने में आसानी हो जाएगी, इससे जो प्रेजेंटेशन आपका बेहतर हो जाएगा। क्लियर? जी सर जी। यस सर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण चीज पे, यानी जो है अंतिम तौर पे सुझाव ले लीजिए इसमें कि क्या चीजें आपको रखनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला क्लियर रहना है। अभी तक जो आप लोग नहीं कोई डिस्कस कर रहा है वो ये है कि निबंध भी यूपीएससी की मांग के अनुरूप लिखा जाना चाहिए। ठीक है, और आपकी जॉब नेचर जो है उसको अगर आपने ध्यान में रखा है तो निबंध लेखन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ हिंदी साहित्य से भी सौरभ है और सौरभ को भी पता है कि हिंदी में निबंध लेखन अगर आता है तो वो अलग तरीके से होता है और यहाँ पे निबंध की बात होगी तो वो अलग हो जाएगा। राइट सौरभ? जी। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा जो अगर मैं बात करूँ इस इमेज में जो सिंपली मैंने दिखाने की कोशिश की है कि आपकी पहले ड्राफ्टिंग क्लियर होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए, फिर आपका बात आएगा इंट्रोडक्शन का। ठीक है, उसके बाद जो उसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और कंक्लूजन लिखना भी आपको जानना जरूरी है। यानी कि सबसे पहला काम कि कैसे लिखना है, ठीक है, वो क्लियर हमें रखना होगा। ठीक है, ड्राफ्ट हमें अनिवार्य रूप से बनाना चाहिए। ठीक है, अगर आपने ड्राफ्टिंग कर ली है निबंध की, ये मैं सच बता रहा हूँ, मेरे अपने अनुभव से भी बता रहा हूँ कि इसमें बिना ड्राफ्टिंग के अगर आप लिखने जाओगे तो आपको लगता है कि आपने ड्राफ्टिंग में अगर 15 मिनट दिया है
वो आपका व्यर्थ गया। लेकिन वास्तविकता है कि 15 मिनट जो है मेरे लिए हमेशा जो है बेनिफिशियल रहा है कि मैं उस पेपर में निबंध को विद इन टाइम जो है कंप्लीट कर पाने में सक्षम हुआ हूँ। ठीक है। यूपी में हमें ज्यादा निबंध दिक्कत करते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा अलग तरीके के निबंध भी आते हैं। यूपीएससी में तो एटलीस्ट ये होता है कि आप जो है इंटेलेक्चुअल लेवल पे जाके लिख भी सकते हो। यूपी में उतनी स्कोप की बात करें तो नहीं मिल पाता है हमारे पास। ठीक है, उतना स्कोप नहीं होता, तो हम जो है इस तरीके की चीजों को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले निबंध जब आप लिख रहे हो, क्लियर है ना, ड्राफ्ट जरूरी है। ठीक है। और जैसा कहते हैं ना कि एक चीज तो आप लोगों को सबको पता है कि जैसे मान लो कि पहली बार जो आप कभी किसी से मिल रहे हो, ठीक है, अगर पहली बार आप किसी से मिल रहे हो तो आपके चरित्र या व्यक्तित्व की जानकारी उसको नहीं पता चलेगी। तो आपका इंट्रो ही आपकी जानकारी दे देता है। तो आप अगर मान लो कहीं पे आप सुसज्जित होकर के जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको लोग जो है कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी ध्यान देंगे कि हाँ कोई आया हुआ है। लेकिन आप वैसे ही अस्त व्यस्त चले जाओ, तो अगर आप बहुत बड़े व्यक्ति तो नहीं हो, तो आपको कोई जान नहीं पाएगा। ठीक है, या आप पे किसी का ध्यान नहीं जाएगा। तो इसलिए अपने भूमिका पे थोड़ा सा काम करेंगे आप लोग। भूमिका आपकी यहाँ पे बहुत प्रभावी होना जरूरी है। ये जो है, अगर मैं कहूँ तो आंसर राइटिंग से यही बात इसको थोड़ी अलग करते हैं कि हमें यहाँ पे इंट्रो पे भी पूरा फोकस करना पड़ता है। क्लियर। उसके साथ ही साथ देखो निष्कर्ष, आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर मुझे 1000 शब्द का निबंध पढ़ना होगा तो सिंपल सी चीज समझना, मुझे पूरा पढ़ने पे होगा क्या कि मैं ऊपर की बहुत सारी चीजों को एक बार के लिए खो दूंगा या मिस कर दूंगा। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं पूरा एक बार ऐसे पढ़ लूंगा तो उसमें जो कमियां होंगी उनको एक मैं सॉर्ट आउट कर लूंगा, लेकिन फिर ऐसे के टॉपिक को फिर से पढ़ने के बाद क्या करूंगा मैं कि भूमिका और निष्कर्ष को देख लूंगा। भूमिका कैसे लिखी गई है वो चीज, और फिर निष्कर्ष कैसा लिखा गया ये चीज, ये दोनों मुझे बता देगा कि मेन बॉडी में जो मैंने समझा था वो कुछ गलत तो नहीं समझ लिया था आपके बारे में। तो उससे मुझे आइडिया लग जाएगा, एंड फिर इजीली मैं मार्क्स आपको दे सकता हूँ, यानी अंक। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप जो है मुख्य भाग को जो है इग्नोर कर सकते हो या मुख्य भाग में गलत तथ्य दे सकते हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन भूमिका और निष्कर्ष आप जितना बेहतर लिखने की कोशिश करोगे, यानी कि इसमें अगर आपको 1 मिनट का ठहराव लेना पड़े तो ले लेना, यही कहने का मतलब है, ठहराव ले करके बट अच्छे से लिखना। ठीक है। ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब लास्ट हम जाते हैं अगर, तो जो निबंध था अनुराग ने भेजा था उसकी ही बात कर लेते हैं। अनुराग, आपने इस निबंध को जी लिखा सर जी। था पहले में? नहीं सर जी। नहीं लिखा होगा। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को मैंने कुछ भागों में बांटा है, लेकिन इसका एकदम ये मतलब नहीं है कि यही तरीका है, इसको केवल इतने ही भागों में बांट सकते हैं या फिर नहीं। लेकिन इसमें जो है आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे विचार जीवन का आधार जब आप बोल रहे हो तो विचार की मौलिकता सबसे पहले जांचना जरूरी है। ठीक है। आप कितने विचार, आपका विचार कितना मौलिक है, ठीक है, ये अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप चीजों को मिस कर दो। ठीक है, हमने वहां पे जो चीजें समझी थी, समझना बात को, जो हमने अभी डिस्कस किया है कि आपको मौलिक जो विचार या अभिव्यक्ति करनी होगी निबंध में, तो वो चीज आपकी मौलिकता होनी चाहिए, कॉपी पेस्ट बहुत सारा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, यानी कि विचार की मौलिकता पे आप यहाँ पे बात करोगे कि मौलिकता, अगर विचारों में मौलिकता है तो आपकी जीवन का वो आधार बन जाएगा और आपकी सफलता के पीछे का कारण भी बन सकता है। अब ये विचार की मौलिकता किसी भी तरीके की हो सकते हैं, वो धार्मिक भी हो सकती है, ठीक है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, ठीक है, इवन अगर हम कहें तो वैज्ञानिक, आप किसी भी विचार की बात कर लो उसके हिसाब से। हम सभी जानते हैं ना कि जब हम इसरो के घटनाक्रम को देखते हैं, कभी वो सैटेलाइट, महत्वपूर्ण सैटेलाइट का प्रक्षेपण करते हैं, तो आजकल जो रिकॉर्डिंग्स मिलने लगी है, तो उसमें कई बार ये देखने को मिला है कि कोई जो है अपने हिसाब से जो है जो भी जिस धर्म का मानने वाला है तो उसके हिसाब से वो प्रे करने लगता है या चीजें करने लगता है, यानी कि शुक्रिया, मतलब ईश्वर से भी जो है सहयोग की बात करते हैं। तो ये चीजें क्या है, बेसिकली वो क्या है, वो अपने विचारों की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं दयानंद के विचारों को सीधे सीधे उठा करके अपने लिए यूज करूं, ठीक है, और मैं कहूँ कि ये मेरे हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, वो फिर मौलिकता नहीं है। अब दयानंद के विचारों में कुछ अगर मैंने और भी ऐड ऑन किया है जो मौलिक तौर पे है, तो वो चीज मैं लिखूं, तो फिर जाहिर सी बात है वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो दयानंद के विचारों का उपयोग करके आप अपनी व्याख्याएं वहां पे दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज हमारे निबंध में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मौलिकता क्या होती है विचार की, पहले ये क्लियर है आप लोगों को? जी सर जी। क्या होता है विचारों की मौलिकता? मौलिकता जो मतलब दूसरे का मतलब नहीं सोचा, वो खुद का मतलब बनाया हुआ कोई विचार है।
ठीक है, वो भी काफी हद तक सही माना जाता है। इसमें मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा ऐड ऑन कर लेना, क्योंकि अब जैसे यहाँ पे समझो कि किस तरीके से हम जो है उसको दिखा सकते हैं। जैसे जीवन के लिए प्राण शक्ति क्या है? मतलब किसी भी जीवित व्यक्ति के लिए प्राण शक्ति क्या माना जाता है? विचार ही है सर जी। नहीं, विचार नहीं है, उसको मत देखो। वायु। जीव की प्राण शक्ति जो माना जाता है, वो माना जाता है वायु को। ठीक है, वायु क्या है? अमूर्त है। और देखो, ठीक है, प्राण शक्ति हम मानते हैं वायु को, वायु को अमूर्त माना जाता है, सिंपली समझना। ठीक है, अमूर्त है। उसी तरीके से विचार मानव जीवन के लिए, ध्यान रखना ये मानव जीवन की बात करेंगे, मानव जीवन के लिए भी एक और अमूर्त शक्ति है। ठीक है, एक और, ये +1 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि बाकी जीवों से जो अलग करती है वो यही है, सोचने समझने की शक्ति। ठीक है, सोचने समझने की जो शक्ति है मानव की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और यही चीज क्या करती है, मानव को जो है अलग करती है अन्य जीवों से। और इसका मतलब हुआ कि ये भी एक अमूर्त शक्ति के तौर पे काम कर रही है मानव जीवन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जीवन का मूल आधार कैसे है? तो अगर विचार नहीं हो, ठीक है, अगर विचार नहीं हो तो हम क्या होंगे? पशुवत हो जाएंगे। ठीक है, फिर जड़वत हो जाएंगे। क्लियर? तो एक तरीके से मानव की अगर बात करें तो उस स्थिति में क्या होगा? मानव जो है फिर वो मानव की तरह नहीं होगा, या तो पशु माना जाएगा या तो मृत माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप वहां पे दिखाओगे। अमूर्त शक्ति की बात हमने डिस्कस ही कर ली, क्योंकि विचारों की जो अवधारणा है वो मूर्त रूप में नहीं होती है, वो हमेशा अमूर्त होती है। हम विचारों के आधार पे जो है मूर्त चीजों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, वस्तुओं का, अन्य वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन अगर विचार है तो वो अमूर्त ही रहेगा, चाहे हम उसका कितना सृजन करें। अब यहाँ पे उदाहरण के लिए मैंने बुद्ध की बात की है। बुद्ध का उदाहरण हम ले सकते हैं, जो हम विचारों से बनते हैं, यानी कि क्या है, सीधा सा बुद्ध ने कहा कि हम कैसा सोच रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सोचना क्या है उनके हिसाब से? इच्छाएं। ठीक है, हमारी इच्छाएं कैसी हैं, वो हमें किस तरीके से मानव के रूप में रहना है, वो हमें बनाएंगे। अब अगर मान लो मैं इतनी इच्छाएं करने लगूं जो मेरी क्षमता से ही कम, क्षमता से बाहर है। ठीक है, जो क्षमता से बाहर है, तो ये क्या करेगा मुझे? यानी कि मुझे जो है दुखी बनाएगा। ठीक है, तो मानव के तौर पे क्या होगा? मेरा जीवन जो है, जीवन का आधार क्या हो जाएगा यहाँ पे? दुखी होगा, यानी कि दुखी, दुखपूर्ण जो है जीवन में व्यतीत करूंगा। तो केवल क्या है, इस तरीके की इच्छाएं रखना, यानी विचार रखना जो मुझे दुखी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि मुझे जो है, मैं मान लूं कि मुझे मर्सिडीज गाड़ी चाहिए। ठीक है, मेरे पास, मान लो कि मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी हो। अब मैंने एन केन तेन किसी तरीके से भी जो है प्रयास किया और असफल हो गया, तो सीधा सा असर क्या पड़ेगा कि अब मैं निराशा में चला जाऊंगा, और फिर मुझे जो है जीवन में कुछ भी मिलने की संभावना नहीं रहेगी, या दुखी होना शुरू कर दूंगा वहां पे। तो बेसिकली अब जब दुखी होऊंगा तो मैं या तो क्या करूंगा? दो चीजें, या तो फिर मैं गलत तरीका अपनाऊंगा, ठीक है, या फिर और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे डिफाइन होता है कि अगर मैं किस तरीके की तरफ जा रहा हूं। अगर मुझे में इच्छा ज्यादा प्रबल होगी तो मैं गलत तरीके से भी उसको कमाने की कोशिश करूंगा। यानी मैं एक जो है, अगर समाज के हिसाब से देखो तो क्या हो जाएगा, मैं एक जो सामान्य स्थिति में सही व्यक्ति या मानव के तौर पे नहीं देखा जाऊंगा। एक तरीके से मैंने क्या किया? गलत काम किया है। ठीक है, टैक्स चोरी किया, या फिर किसी की कार चोरी कर ली, या फिर किसी को धोखा दिया, उससे पैसे ले लिए, वट, जो भी तरीके हैं। या फिर मैंने किसी को सरकारी नौकरी दिलाने के लिए जो है बहुत सारा जो ब्राइब ले ले, घूस ले ले कि भाई दो मुझे कराना है, और मुझे पता है कि उनका हो जाएगा, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिससे मैं वो पैसा कलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे आजकल पोंजी स्कीम जो चलती रही है पीछे में, या चलती है अभी भी, कि भाई आप अगर हमारे यहाँ जो है 100 रुपये पर डे का या पर मंथ का जो इन्वेस्ट करते हैं, तो हम आपको एक महीने में जो 1 लाख रुपए जो है दिला सकते हैं, और 4 लोगों को और जोड़ेंगे तो हम आपको इतना पैसा दिला सकते हैं, वगैरह। तो जो चेन मार्केटिंग होती है और इस तरह की पोंजी स्कीम्स आती हैं, उससे भी मैं पैसा बना सकता हूँ। लेकिन क्या हुआ, इससे मैं समाज में गलत व्यक्ति बन गया, यानी कि सामाजिक ढांचे को मैंने चोट पहुंचाया। और कारण क्या था? वो विचार जिससे मुझे चाहिए था, यानी कि विचार यानी इच्छा कि मुझे कार चाहिए, उसकी वजह से मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ। क्लियर? ठीक है, जी सर जी। अब
जो है मुझे कैसे बनना है। अब यहाँ तक हमने बात की थी मौलिकता की बात कि हम विचारों से ही बनते हैं, बुद्ध ने कहा है, ये बात हम कोट कर सकते हैं। तो हम जैसा सोचेंगे, हमने यहीं पे डिफाइन कर लिया, हमने जैसा सोचेंगे हम वैसा ही अपना व्यक्तित्व बनाएंगे, या उसी तरीके का हमारी नियति दिखेगी। क्लियर? अगर मैं ज्यादा काम करूंगा तो उम्मीद मैं करूंगा कि मैं बेहतर तरीके की चीजों को कर सकता हूँ, तो मैं बेहतर काम करूंगा, तो सिंपल सी चीजें मैं उसके हिसाब से और ज्यादा बेहतर हो सकता हूँ। ठीक है? यही नहीं, अब विचार की अगर बात करें तो देखो ये दूसरा पैराग्राफ आपका ज्यादातर कहाँ पे जाएगा, पहले विचार, पहले वाले से जोड़ करके, जब बुद्ध बुद्ध का उदाहरण दे दोगे या नहीं दोगे तो भी आप जो कंक्लूजन दे रहे होगे वहां पे, मतलब उस पैराग्राफ को जब कंप्लीट कर रहे होगे, तो वहां से आपकी चीजें फिर शुरू हो जाएंगी कि डिफाइन करना कि कैसे हम आगे इसको बढ़ा रहे हैं। यानी कि व्यक्तिगत नियति के निर्माता के रूप में विचार की विचार हमारे जो है, जैसे रूसो है, रूसो के विचार के बारे में किसी को जानकारी है? जस्ट देखो, मैं कहाँ से वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे से क्यों उठा सकते हैं, रूसो के बारे में जानकारी है, उसकी लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत भी? सर रूसो रूसो सर के सब में से किसी समाज के लिए और उनकी खुशियों के लिए कोई एक व्यक्ति भी अगर उनकी आवाज उठाता है तो वो सबकी इच्छा मानी जाती है, ऐसा कहता है वो। बेसिकली आप उसकी सदिच्छा और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी में जा रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि उसके जीवन के बारे में जानकारी है क्या? ये जो सदिच्छा वाली अवधारणा है ना, कैसे निकली है ये आप समझ सकते हो। अच्छा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसका पता है क्या आपको, क्या बोलता है? रूसो को स्वच्छंदतावाद का समर्थक या जनक के तौर पे हम देखते हैं ना, कि उसकी सपोर्टर में है कि स्वच्छंदतावाद, यानी कि फ्री फ्रीडम की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है। इसीलिए उसने क्या बात रखी है, देखो अब बताता हूँ, थोड़ा सा समझ लेना। रूसो जो है अपने जीवन में मतलब बहुत संकट या से गुजरा है, बहुत उसका जो है जीवन अच्छा नहीं रहा है, जबकि उतना बड़ा विचारक है। इवन वो अपने सहयोगी या दोस्तों पे भी जो है ना संदेह करता था। ठीक है? संदेह करता था कि कोई भी उसका जो है मतलब साथ नहीं देगा, वो कोई भी उसको जो है नुकसान पहुंचा सकता है, ये उसका फोबिया था, ये जो भी है। अब इसी के आधार पे उसने कई सारी थ्योरी जो विकसित की अपनी, वो वहां पे डिफाइन होती है। लेकिन अपने पूरे जीवन के दौरान जो है रूसो कभी भी संतुष्ट नहीं रहा, दुखी रहा। तो रूसो की जो अवधारणाएं हैं, आप जो देख रहे हो कि रूसो जैसे विचारक की बात अगर आपको याद आ जाए, कि रूसो जैसा विचारक दूसरों पे संदेह के कारण जो है पूरे जीवन भर जो है कभी भी मतलब जो है सही से नहीं रह सका। उसने हमेशा जो है मतलब जो है दंश, सामाजिक दंश झेला है। यद्यपि उसके विचार जो है काफी प्रमुख थे और आज भी उसे महत्वपूर्ण माना जाता है, खास करके सामाजिक संविदा के सिद्धांत और जो है सदिच्छा की अवधारणा के आधार पर, जिसने लोकतंत्र का आधार मजबूत किया। क्लियर? ये चीजें भी हैं, जबकि निरंकुशतावाद का भी अवधारणा लेते हैं, बट हमको जहां जितनी जरूरत होगी हम उसके हिसाब से निबंध में अपने यूज करेंगे। ठीक है? तो सामाजिक परिवर्तन में भी इसने विचार ने, रूसो के इस विचार ने प्रेरक शक्ति का जो महत्वपूर्ण उदाहरण दिया। खास करके आप कैसे देख कर सकते हो, तो फ्रांस की क्रांति में भी इसको जो है महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। और यही नहीं, आप मार्क्स का भी उदाहरण ले सकते हो, जिसने रूसी क्रांति और चीनी क्रांति का आधार बनाया। क्लियर? तो बेसिकली सामाजिक और ऐतिहासिक परिवर्तन में भी ये विचार महत्वपूर्ण तौर पे हमें दिखाई देते हैं। यही नहीं, प्राचीन काल में भी अगर देखना चाहोगे आप, तो बुद्ध और जैन भारतीय उपमहाद्वीप में, लाओसे जो है चीन में, ठीक है, लाओ, हाँ ठीक है, और इसी तरीके से मतलब कन्फ्यूशियसवाद जो है चीन का, ये सारे क्या है, इन विचारों ने वहां की व्यवस्था, सामाजिक स्थिति सब में बदलाव किया है। क्लियर? तो आप इन पॉइंट्स को उसके आधार पे जोड़ सकते हो। ठीक है? यस सर। अब इसी में जैसे ठीक है। हमने वो डिस्कस किया अभी जस्ट वाले पॉइंट्स, तो इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो आप जोड़ सकते हो। ठीक है? वैसे हमने ये सारी चीजें डिफाइन की हैं, लेकिन अब ये टॉपिक में हम जब इन चीजों को रख रहे हो तो हम इजीली रख सकते हैं। जैसे जैसे वास्तविकता के वास्तुकार के तौर पे हमने जब बात की रूसो की, तो सकारात्मक और नकारात्मक सोच का प्रभाव पड़ता है कि हम किस तरीके से अपने जीवन को जो है व्यतीत करेंगे। उसी तरीके से यानी कि मानसिक बीमारियों का भी प्रभाव हो सकता है, कि विचार हमें जो है प्रभावित कर सकता है। अगर मैं मान लूं कि मुझे जो है सभी लोग जो है गलत मानते हैं, तो मैं क्या होगा, मैं दबाव में चला जाऊंगा और फिर मानसिक जो है मनोचिकित्सक या वैज्ञानिक बीमारियों से जो है मैं घिर जाऊंगा। सिंड्रोम्स जिनको बोलते हैं वो विकसित होने लगेंगे। ठीक है? आत्मविश्वासी भविष्यवाणी यानी कि जो है मतलब किस तरीके का चीजें हैं वो मैं क्या कर सकता हूँ उस पर डिपेंड करेगा। अगर मान लो सपोज करो, जैसे विमी ने कल बताया था, नहीं फ्राइडे को बताया था विमी ने, जो कि उनको मैथ्स की जानकारी नहीं थी, लेकिन उनको जो है मतलब मैथ्स उनके लिए कमजोर थी, लेकिन उनके जो जो भी टीचर थे उन्होंने बैठ करके 2-2 घंटे जो मैथ्स करने के लिए बोला कि नहीं ये क्वेश्चन सॉल्व करो, बिना क्वेश्चन सॉल्व के नहीं जाना है। तो ये अवधारणा क्या बताती है, बेसिकली उसने विचार कि आपको काम करोगे तो चीजें समझ में आएंगी, और फिर विमी ने भी ये समझा कि मैं अगर समय दूंगी तो सॉल्व होगा। और ये चीज हुआ कि उन्होंने मैथ्स को सॉल्व करने का जो अपना एक कॉन्फिडेंस है वो वापस बना लिया है, और बेहतर तरीके से मैथ्स सी सेट में कर लेती हैं। आज उनको सी सेट में उतनी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है? और यहाँ पे जो है ना विक्टर फ्रैंकल का जो मैंने लिया है वो थोड़ा सा समझना जरूरी है। ठीक है? तो यहाँ पे
जो अगर कहें तो एक, जैसे मान लो कि अगर मैं विचार अपना रख रहा हूं तो मैं जो भी मेरा विचार है उसके, अगर किसी की विचारों की बात करें तो कोई मेरे ऊपर विचार थोप रहा है तो मैं उसको प्रतिक्रिया देने की अगर स्वतंत्रता नहीं है तो फिर मुझे दिक्कत आएगी। तो मेरे पास अगर विचार होंगे तो मैं प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्रताएं खोज भी लूंगा कि भाई हाँ मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। और पीड़ा में अर्थ खोजना क्या मतलब, सिंपल सा रखना कि जो अगर मुझे समस्या या चुनौती मिली है, जैसे अगर विमी की बात करें एक एग्जाम्पल के तौर पे, इसे अन्यथा मत लेना, जैसे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में इनको कभी 2 घंटे लगे थे मैथ्स के, तो इस चीज ने क्या किया, इस चीज ने उनको जो है प्रोसेस, मैथ्स को सॉल्व करने का प्रोसेस समझने में मदद किया, और ये चीज इनके लिए फिर वहां से इंपॉर्टेंट हो गई। क्लियर? तो आप इस तरीके से अगर काम करते हो कि व्यक्तिगत जो नियति है उसके निर्माता के तो रूप में विचार को हम रख सकते हैं, तो अगर मुझे कोई समस्या दिख रही है तो समस्या हो रही है तो इसका सीधा सा मतलब हुआ उसका कोई कारण है। अब उस कारण को अगर मैंने खोज लिया तो ये क्या है, कारण खोजने का मतलब है कि विचार मैं क्रिएट कर रहा हूं कि भाई इसके पीछे का कारण क्या है, और जब कारण मैंने खोजा तो उसका समाधान भी मैं खोजूंगा, ये भी पूरा का पूरा विचार का प्रोसेस है। यानी आप जो है समाधान तक जो जाते हो वो उसमें विचारों का पूरा प्रमुख योगदान होता है। क्लियर? क्लियर है? क्लियर सर, क्लियर सर। तो इस तरीके से हम जो है ना, फिर अगर बात करें तो सामूहिक विचार क्रांतियों की बात कर ले हमने, जैसे कि राष्ट्रों का जो उदय हुआ, इन सब चीजों को हम देख सकते हैं, पुनर्जागरण को, प्रबोधन का आप उदाहरण यहाँ पे रख सकते हो। तो मैंने जब भी इसमें सारे डायमेंशन की बात करूँ तो उन चीजों को रखने की कोशिश की जिससे एक सिमेट्रिकल चीजें जो है आपके सामने आए, मैं ये प्रोवाइड कराऊंगा। और फिर भी मैं चाहूंगा कि आप इसको केवल और केवल जो है ना 400 वर्ड्स में लिखिएगा, जस्ट ओनली 400 वर्ड्स। ठीक है? आपको 1000 शब्दों में लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप इसमें से कुछ स्टेप छोड़ देना, अगर लगे कि इतना नहीं लिख सकते हो 400 वर्ड्स में, तो आप सिंपली इस हिस्से को जो है क्या करेंगे, जो है 400 शब्दों के आसपास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो अगर विचारों की बात करें तो यहाँ पे चिंतन के मूल के तौर पे भी आप देख सकते हो, इसको हम अगर दिखाएं तो, कि भारतीय दर्शन जो है विचारों को कितना महत्व देता है जीवन के आधार के तौर पे, और पश्चिमी दर्शन जो है किस तरीके से महत्व देता है, ये जो है आपको वहां पे जोड़ना होगा। ठीक है? और डेस्कार्टेस जो बोलता है कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, सीधी सी बात कहता है कि अगर मैं सोच नहीं रहा हूं तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैं मृत प्राय हूं। ठीक है? क्लियर? तो अगर जी सर। वेस्टर्न फिलोसफी की बात करें तो वो इस तरीके से चलती है। भारतीय दर्शन की बात करें तो मन विचारों का केंद्र है, सिंपल सा, ये हम मानते हैं, और मन की चंचलता की वजह से ही हम उसको नियंत्रित करने की बात करते हैं ताकि जो है सही तरीके से हमारा जीवन जो है संचालित हो सके। तो भारतीय दर्शन ने मन यानी विचारों को यानी इच्छाओं को नियंत्रित करने की बात अवश्य की है। इसके इसके पीछे का मुख्य कारण बताया है कि इससे जो है आपको जीवन में कभी भी दुख की संभावना नहीं रहेगी। जबकि दूसरा पश्चिम का दार्शनिक बोलता है, ये भी कि डेस्कार्टेस का जो हम नाम लेते हैं कि मैं सोचता हूँ, लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो है आधुनिक काल का है, और हमारे जो विचारक हैं वो अतीत के हम सारे उदाहरण ले रहे हैं, प्राचीन काल के। उस समय मन को नियंत्रित करना बेसिकली इसलिए भी बोला गया ताकि जो है सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। आधुनिक राज्य में जो है नागरिक महत्वपूर्ण ज्यादा हो गया है, लेकिन पीछे में समाज जो है, अतीत में समाज बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए सामाजिक व्यवस्था के संचालन के लिए इन चीजों का भी बात किया जाएगा, आप ये दिखाओगे। ठीक है? जी सर। अब यही नहीं, आपको थोड़ा सा जो लास्ट पैराग्राफ होगा उन विचारों को कैसे हम अगर सपोर्ट कर सकते हैं या उसको आगे बढ़ा सकते हैं, ये चीज भी हमें डिफाइन करनी होगी लास्ट वाले पैराग्राफ में जाकर के। ठीक है? यहाँ पे जैसे सकारात्मक सकारात्मक और रचनात्मक नैतिक विचार जो आते हैं, आत्मनिरीक्षण करना, तो जैसे मान लो कि अब मैं अगर ये सोच रहा हूँ कि मुझे जो है यूपीएससी देना चाहिए, सपोज करो, तो मैं इस विचार पे पहले ये करूंगा ना कि मुझे क्यों देना चाहिए। विचार यही तो होना चाहिए सबसे पहले कि मैं क्यों दूं इसको, मेरे लिए इसका क्या महत्व है यूपीएससी का। ठीक है? तो जब तक ये नहीं जब समझूंगा तो मैं शायद जो है उस तरीके से तैयारी ही ना कर पाऊं जिस तरीके की तैयारी या मनोयोग की जरूरत है मुझे। तो आत्मनिरीक्षण मेरे लिए जरूरी है। अब मुझे पता है कि अगर मैं इस विचार को अगर आत्मनिरीक्षण के तौर पे ले जा रहा हूं तो उससे क्या असर होगा, उससे मुझे ये पता चलेगा कि मुझे कहाँ पे क्या, आत्मनिरीक्षण की बात कर लें या फिर विचार, नैतिक विचार किस तरीके से विकसित होने चाहिए, इनके संबंधों को समझना जरूरी है। तो आत्मनिरीक्षण जब हम करेंगे विचारों के पोषण के लिए, जरूरी है कि सबसे पहला विचार, कि कोई भी विचार हमने किया है तो वो क्यों है। ठीक है? क्यों करना चाहिए, ये वाला प्रश्न अगर आप कर लेते हो तो हमेशा उस विचार का समर्थन करोगे। ठीक है? उसी तरीके से सचेतना और मानसिक अनुशासन। तो अगर बात करें कि हम, अगर मान लो सपोज करो कि आज मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे यूपीएससी देना चाहिए, ठीक है, तो कल को मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं मुझे अब नहीं देना चाहिए। ठीक है? तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने विचारों पे रुकना या ठहरने का जो है प्रयास करना होगा इस मामले में, कि केवल ये कि अगर वो सही निर्णय है तो फिर उस पर रुकना है। अगर वो उसमें कुछ कमियां हैं, ठीक है, तो कमियों को हम दूर कर सकते हैं। कमियां अगर हैं तो उनको क्या कर सकते हैं, हम दूर कर सकते हैं।
उन कमियों को दूर करिए, पूरी की पूरी प्रक्रिया को ठप मत करिएगा। ठीक है, यही सीधा सा मतलब है इसका। और फिर आपको इसमें क्या चीजें जरूरी होंगी, आपको नॉलेज अपनी जो है ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। क्लियर? यानी ज्ञान में आपको वृद्धि करनी पड़ेगी अगर आपको यूपीएससी को क्लियर करना है। जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है, मैं इस एग्जांपल से आपको आसानी से समझा सकता हूं, इसलिए मैं इसको रख रहा हूं। सपोज करो, अगर मुझे यूपीएससी देना है, तो यूपीएससी के लिए हो सकता है आपके पास स्नातक है, परास्नातक है, तो आपके पास पर्याप्त ज्ञान है। लेकिन फिर भी यूपीएससी के एग्जाम के लिए मुझे ज्ञान की और ज्यादा जरूरत होगी, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, अपने ज्ञान में वृद्धि करूंगा। अब इसके लिए आप न्यूज़पेपर भी यूज कर सकते हो, ठीक है, बुक्स पढ़ सकते हो, सिलेबस जो डिफाइंड है उसको आप पढ़ सकते हो, राइट, और साथ में किसी से आप जो है क्लास ले सकते हो, राइट। तो यानी आपको यहाँ पे शिक्षा का महत्व समझना होगा। विचारों के पोषण के लिए तो आप तभी तो काम कर सकते हो। सपोज करो कि आप जो है कहो कि गवर्नमेंट ने जो अभी सब्सिडी स्कीम लॉन्च की है वो सही है, आप ये मान रहे हो, लेकिन आपने उसका आर्थिक पक्ष नहीं देखा कि कितना बड़ा बर्डन हो रहा है। क्या उसके आर्थिक पक्ष में अगर देखें तो जितना वो खर्च हो रहा है, उसका सामाजिक पहलू या जो भी है, धार्मिक पहलू, जिस आधार पे भी खर्च किया जा रहा है, वो उतना लगभग प्रोवाइड करा पाएगा या नहीं करा पाएगा। क्लियर? अगर वो उतना नहीं करा पाएगा, इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी जो सब्सिडी स्कीम चला रहे हैं हम, वो असफल होने वाली है अगले कुछ ही समय में। क्लियर है? जैसे देखो, मनरेगा जैसी स्कीम में जब हमने 50,000 करोड़ या उतने ज्यादा रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, मतलब उतना दिया ताकि जो है ग्रामीण सेक्टर में रोजगार उत्पन्न हो, तो उसने वास्तव में उसका इम्पैक्ट दिखाया कि वो 50,000 करोड़ रुपए जो आए ग्रामीण मतलब अगर कहें तो भारतीय नागरिकों में, तो उसका उपयोग उन्होंने अपनी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए या फिर जो अपने भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया। इसकी वजह से जो है ग्रामीण क्षेत्रों में एक तरीके का छोटा सा कह सकते हो कि आर्थिक क्रांति भी आपको दिखेगी। आगे चल करके अगर गौर करोगे तो इसमें ये चीज दिखाई देगा। कारण ये है कि वहां पे उनका जो अगर कहा जाए उससे पहले जो उनको पारिश्रमिक मिलता था वो बहुत न्यून था। ठीक है, मनरेगा ने इसका इम्पैक्ट ये डाला कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले या रोजगार में संलग्न व्यक्तियों के लिए वैतनिक जो मांग है वो बढ़ा दी। यानी कि उनका जो है एक तरीके से पेमेंट बढ़ गया। जो कभी 100 रुपए में या 50 रुपए में काम करते थे, मनरेगा ने अचानक से ही वहां पे 100 रुपए से 150 रुपए की वृद्धि कर दी। और उसके बाद जब मनरेगा की डिमांड के बाद से लोगों की जब डिमांड बढ़ रही थी, तो वहां पे क्या होगा, लेबर का चार्ज यानी प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये चीज भी है, तो वो आपको समझना होगा कि किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे लाओत्जू का जो मैंने उदाहरण देखा है, लाओत्से बोलते हैं बेसिकली, आप लाओत्से को ले सकते हो, अब चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो। अब निष्कर्ष में क्या लिखोगे आप लोग, मुझे बता सकता है कोई? यहाँ पे निष्कर्ष में क्या लिख सकते हो आप लोग? हाँ सर जी, वो सर विभिन्न विचारों हम्म। जो ऊपर दिया है हम लोगों ने उसका सारांश दे सकते हैं। हाँ बताओ, थोड़ा सा बता सकते हो, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने समझा था कि नहीं समझा था। मैंने बोला तो है लगभग लगभग, अब पता नहीं मुझे कि मैंने जो बात बोली है वो कितनी डिलीवर हुई है आप तक। अब ये तो कल जब ये ऐसे लिख करके लाओगे तभी मुझे पता चलेगा, मतलब कल तक जब लिख करके दोगे तब मुझे पता चलेगा कि हाँ मैंने जो बताया वो सही तक कुछ है। सर, इसमें मैं अगर निष्कर्ष लिखना चाहूंगी तो ये लिखूंगी कि हम्म। विचारों की अभिव्यक्ति मानव मानव जीवन में ये निर्धारित करता है कि वो उसे किस पथ पर चलना है और समाज के कल्याण के भाव को वो बढ़ा सकता है। और ठीक। एक समृद्ध समाज और मतलब समाज के ऊपर ही जाकर लिखूंगी कि वो व्यक्तियों के कल्याण की बात करेगा और ये सब। ठीक है, अब चलो मैं इसका कंक्लूजन लाइन मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, जस्ट अभी दिमाग में आया तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो, विचार इस बात को निर्धारित करेंगे कि मानव का जीवन कैसा होगा। ठीक है, वो सुखी जीवन जिएगा तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसके विचारों में सकारात्मकता ज्यादा है। अगर उसके विचार नकारात्मक हैं तो संभावित ज्यादा है या ज्यादा संभावना है कि वो जो है दुखी जीवन या कष्टपूर्ण जीवन जो है बिताएगा, व्यतीत करेगा। क्लियर? और इसका सीधा सा मतलब समझ लीजिए
यहाँ पे ये मैं क्लियर कर दूं, इसका ये कदापि अर्थ नहीं है कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है वाली बात यहाँ पे आएगी, यानी आर्थिक स्थिति कैसी होगी। वरन सामान्यतः ये देखा जाएगा कि उसके अपने निजी जीवन में इनका प्रभाव ज्यादा है। ठीक है। तो कोई भी, जैसे बहुत सारे समृद्ध लोग हैं लेकिन जो है अपने विचारों की वजह से अधिक मांग जो है, अधिक की जो चाह है उनकी, उसकी वजह से वो जीवन में कष्ट जो है ज्यादा झेल रहे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो है धनाढ्य हैं। क्लियर। तो आप उन उदाहरणों को वहां पे दिखा सकते हैं। साथ में विचारों की सकारात्मकता पे ज्यादा बल देना होगा। कारण क्या है? नकारात्मक विचार क्या लाएंगे? समाज में अव्यवस्था लाएंगे। और चूंकि आप जो है समाज में एक पहरेदार के तौर पे जाओगे या व्यवस्थापक के तौर पे जाओगे, तो आप कभी नहीं चाहोगे कि नकारात्मक विचारों को ज्यादा पोषित किया जाए। क्यों? क्योंकि आपके कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी। क्लियर। तो इसलिए इस हिस्से में भी हम नकारात्मक विचारों को ज्यादा समर्थन नहीं देंगे। क्लियर है? क्लियर सर जी। हो जाएगा। यस सर। ऐसे 400 शब्दों में लिख लोगे या 500 शब्द में ही लिखना है? मतलब 1000 में नहीं कह रहा हूँ, 1000 में तो कहूंगा बस नहीं। 400 में लिखते हैं, पहले 400 का स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे ठीक। धीरे बढ़ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अभी अगले मतलब इस मंथ में जो भी ऐसे आपको मिलेगा, वो आप 300 to 400 वर्ड लिमिट में ही लिखेंगे, उससे ज्यादा नहीं लिखेंगे। ठीक है। यस ओके सर। सर जी। क्लियर।